ईरान के सुप्रीम लीडर या फिर जिसे आप डिक्टेटर भी कह सकते हैं, आयतुल्लाह खामेनी को 37 साल के शासन के बाद मार दिया गया है। First tonight, Iran's supreme leader is believed to be dead after joint attacks on the country early this morning. लेकिन ये युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार वीडियो मैसेज के जरिए कह रहे हैं कि ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ईरानी आर्म्ड फोर्सेस हथियार डालकर सरेंडर नहीं करते और वहाँ शासन परिवर्तन नहीं होता। Operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved. उनका कहना है कि अमेरिका पूरी सैन्य ताकत के साथ अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार है। खामेनेई के साथ साथ उनके परिवार के कुछ सदस्य और कई वरिष्ठ रक्षा व खुफिया अधिकारी एक ही हमले में मारे गए हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज़ को ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान ने माइंस बिछाकर नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है और दुनिया का 25% ऑयल यही से गुजरता है। अब ये एकदम से रुक सा गया है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता दिख रहा है। साथ ही ईरान रिटेलिएट कर रहा है। वो 7 से 8 देशों पर जवाबी हमला कर रहा है, जिनमें कतर, बहरीन, दुबई और सऊदी अरब तो एकदम से इस युद्ध में शामिल हो गया है। मतलब मिडिल ईस्ट पूरी तरह से जल रहा है और ट्रंप का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये वॉर एक हफ्ते और चल सकता है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हमला क्यों हुआ। तो द भारत फाइल्स बिना बात घुमाए सीधा बताए तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका ऐसी गवर्नमेंट चाहता है जो प्रो अमेरिका हो। फिलहाल ईरान में जो सरकार है वो प्रो अमेरिका नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच काफी समय से तनाव चल रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण न्यूक्लियर इशू है। ईरान का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है और ये उसका अधिकार है। दूसरी ओर अमेरिका नहीं चाहता कि कोई और देश न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करे। अगर कोई देश न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाता है तो अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगा देता है और अगर सैंक्शंस के बाद भी वो देश नहीं मानता तो उस पर सैन्य कार्रवाई करने लगता है। अमेरिका का कहना है कि हमले के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, ईरान में डिक्टेटरशिप है और वहां डेमोक्रेसी आनी चाहिए। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना जरूरी था क्योंकि ईरान उसे आगे बढ़ा रहा था और अमेरिका इसे रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा मानता है। फिलहाल ईरान ने यूएन में कहा है कि वो लड़ते रहेंगे। अब जंग कई मोर्चों पर एक साथ चल रही है, यानी ईरान के अंदर बमबारी हो रही है, इजराइल पर ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं और उधर लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल की फौजें भी आमने सामने हैं। इस बीच मौतों का कुल आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हवाले से ईरान में मौतों का आंकड़ा 800 तक पहुंचने की बात सामने आई है। अब तक ईरान के 153 इलाकों में हमले किए गए हैं। इनमें से 500 से अधिक जगहों को निशाना बनाया गया है। कुल मिलाकर लगभग 1200 हमले अब तक ईरान पर दर्ज हुए हैं। उधर इजराइल में भी ईरानी मिसाइल हमलों से मौतें हुई हैं और भारी नुकसान हुआ है। पर सवाल एक ही है कि आखिर ईरान को टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों, यही जानेंगे द भारत फाइल्स के आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। Israel and United States have confirmed that Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei is dead. Also, the unprecedented nature of the kind of retaliatory strikes we've seen coming from Iran. आप सबको लग रहा होगा कि ये वॉर अचानक शुरू हुआ है, लेकिन असलियत में इसका बिल्डअप लगभग 45 साल से चल रहा था। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, जब शाह को हटाकर खामेनेई जैसे क्लेरिक्स ने देश की कमान संभाल ली। उसी समय से ईरान की नीतियों में बड़ा बदलाव आया। ईरान ने पूरे रीजन में अपना इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए एक नेटवर्क खड़ा किया, जिसे उसने रेजिस्टेंस एक्सिस कहा। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और इराक के अंदर कई मिलिशियाज, इन सभी को ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। ईरान पर आरोप है कि वो इन्हें पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देता है और ये समूह मिलकर इजराइल पर दबाव बनाते हैं। इसी वजह से इजराइल के लिए ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनता जा रहा था। दूसरा बड़ा एंगल न्यूक्लियर प्रोग्राम का है। ईरान कई सालों से यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। ईरान का कहना है कि ये पीसफुल पर्पस के लिए है, लेकिन कोई देश इस दावे पर भरोसा नहीं करते और हम सब जानते हैं कि जब भी कोई देश न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाता है तो अमेरिका उसके पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। आपको याद होगा, जब भारत भी दूसरी बार पोखरण में होने वाले न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा था, तब उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जियोपॉलिटिकल दबाव बनाकर न्यूक्लियर टेस्ट बंद करवा दिया गया और धमकी भी मिला कि अगर ये टेस्ट हुआ तो भारत को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया और कई सैंक्शंस भी लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट्स पूरे किए और खुद को न्यूक्लियर पावर कंट्रीज की सूची में शामिल कर लिया। ईरान के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ईरान वेपन्स ग्रेड यूरेनियम के काफी करीब पहुंच गया तो इजराइल, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के लिए ये एक रेड लाइन क्रॉस करने जैसा माना गया। तीसरा एंगल खुद ट्रंप से जुड़ा है। अपने पहले कार्यकाल से ही वो ईरान के खिलाफ सख्त रुख रखते आए हैं। कासिम सुलेमानी पर कार्रवाई, मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन और कड़े सैंक्शंस इसी रणनीति का हिस्सा थे। दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने इसी लाइन को आगे बढ़ाया। जनवरी में उन्होंने ईरानी प्रोटेस्टर्स के समर्थन की बात कही थी और मैसेज दिया था कि मदद कभी भी पहुंच सकता है। ट्रंप को ये भी शक था कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर तेल सप्लाई रोक सकता है, इसलिए ईरान पर दबाव बढ़ाने से पहले ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया और वहां के क्रूड ऑयल पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिसमें कोई शक नहीं कि ये पूरी रणनीति काफी पहले से प्लान्ड और कैलकुलेटेड की गई थी। आखिरी एंगल ईरान के अंदरूनी हालात का है। 100 से ज्यादा शहरों में प्रोटेस्ट चल रहे थे। महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ खुलकर विरोध किया। महसा अमीनी की मौत के बाद एक पूरी पीढ़ी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 30,000
लगातार प्रोटेस्टर्स पर कार्रवाई हुई, लेकिन विरोध थमा नहीं। यानी ईरान अंदर से भी दबाव में था और बाहर से भी। मतलब ये वॉर किसी एक घटना से ट्रिगर नहीं हुई, बल्कि लंबे समय से बन रहे हालातों का नतीजा है। ये 45 साल की जियोपॉलिटिक्स का एक क्लाइमैक्स है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इजराइल की एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी, अमेरिका की मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजी और ईरानी जनता की आजादी की मांग, ये सभी फैक्टर एक साथ आकर टकरा गए। जब ये सारी चीजें एक ही पॉइंट्स पर कन्वर्ज हुई तो रिजल्ट ये हुआ कि पूरा मिडिल ईस्ट इस समय जल रहा है। और जलने के मेन जो पॉइंट्स थे मैं आपको बता दिया। पर यहाँ एक और सवाल उठता है कि जब ईरान सीधे यूएस पर हमला नहीं कर सकता तो वो मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज पर क्यों हमला कर रहा है? ईरान खुद एक इस्लामिक कंट्री है और हमले भी इस्लामिक कंट्रीज पर कर रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे दो बड़े रीजन बताए जाते हैं। पहला, ग्लोबल लेवल पर प्रेशर बनाना, दूसरा मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर दबाव बनाना। जैसे जैसे इन देशों पर हमले बढ़ते हैं वैसे वैसे वे यूएस पर दबाव डालते हैं कि युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाए। कुछ न्यूज चैनल्स ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, लेकिन फिलहाल इसके चांसेस काफी कम है। वर्ल्ड वॉर तभी होती है जब कई बड़े और पावरफुल कंट्री सीधे वार में उतरते हैं। यूके ने कहा है कि उसकी एयरफोर्स एक्शंस के लिए तैयार है, लेकिन जब तक बड़े देश जमीनी स्तर पर नहीं उतरते सिचुएशन को उसी हिसाब से देखना होगा। हाल की रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि यूएस का एक F-15 जेट क्रैश हुआ है। हालांकि तब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है? तो द भारत फाइल्स के अकॉर्डिंग इसकी संभावना अभी बहुत कम है। वर्ल्ड वॉर तब होता है जब दो बड़े गठबंधन आमने सामने पूरी ताकत से भिड़ते हैं। अभी जो स्थिति बनती दिख रही है वो अधिकतर रीजनल एस्केलेशन और पावर शो जैसी है। कई देश मिलकर ईरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन द भारत फाइल्स आपसे जानना चाहता है कि क्या वर्ल्ड वॉर हो सकता है और क्या अपनी पावर का इस तरह यूज करके किसी देश को तबाह करना सही है? और क्या ईरान को हक नहीं है न्यूक्लियर टेस्ट का? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।